एमवी जोइता, एक ऐसा नाम जो प्रशांत महासागर की लहरों में आज भी गूंजता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही समुद्री इतिहास के जानकार सिहर उठते हैं। और एक ऐसा नाम जो पिछले 7 दशकों से एक ऐसे सवाल के साथ जिंदा है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। 25 इंसान, एक जहाज और फिर कुछ नहीं, बस एक खौफनाक खामोशी जो आज भी रहस्य बनकर तैरती है उस गहरे नीले समंदर में। सोचिए एक पल के लिए, आप एक जहाज पर सवार हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी है और अचानक कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग उस जहाज को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो जहाज डूबा नहीं था, वो जहाज पूरी तरह सुरक्षित था। तो फिर 25 लोग आखिर गए कहां? क्या उन्हें किसी ने जबरदस्ती उतारा? क्या समुद्र ने उन्हें निगल लिया? या फिर कुछ और हुआ था उस रात, कुछ ऐसा जो इंसानी दिमाग समझने से आज भी इनकार करता है। ये कहानी है एमवी जोइता की, जिसे दुनिया दक्षिण प्रशांत का मैरी सेलेस्ट कहती है। और अगर आप नहीं जानते कि मैरी सेलेस्ट क्या था, तो समझ लीजिए कि वो भी एक ऐसा जहाज था जो समुद्र में बिल्कुल सही सलामत मिला था, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था। इतिहास ने एक बार यह रहस्य देखा था, लेकिन एमवी जोइता के साथ इतिहास ने वही गलती दोबारा की। या शायद ये गलती नहीं थी, शायद ये किसी की सोची समझी साजिश थी। 3 अक्टूबर 1955 का वो दिन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पश्चिमी सामोआ के आपिया बंदरगाह पर एमवी जोइता तैयार खड़ी थी। ये एक 69 फुट लंबा मोटर यार्ड था जिसे खास तौर पर हॉलीवुड के एक मशहूर फिल्म निर्देशक रोलैंड वेस्ट ने 1931 में बनवाया था। जोइता ये नाम स्पेनिश भाषा से लिया गया था, जिसका मतलब होता है लिटिल जूअल, यानी छोटा रत्न। और सच में ये जहाज उस वक्त प्रशांत महासागर के पानी में एक रत्न की तरह ही चमकता था। उस दिन जहाज पर कुल 25 लोग सवार थे, 16 चालक दल के सदस्य और 9 यात्री। इन यात्रियों में कोई आम इंसान नहीं था। एक डॉक्टर था, सरकारी अधिकारी थे और कुछ ऐसे लोग थे जिनकी गैर हाजिरी आपिया में तुरंत नोटिस होने वाली थी। जहाज का कप्तान था थॉमस हेनरी डस्टी मिलर, एक अनुभवी नाविक जो इन समुद्री रास्तों को अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता था। मंजिल थी टोकेलो द्वीप। महज 2 दिन की यात्रा, सिर्फ 2 दिन, 270 समुद्री मील का एक छोटा सा सफर जो इन 25 लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। जहाज रवाना हुआ और फिर खामोशी। पहले दिन कोई संदेश नहीं, दूसरे दिन भी कोई खबर नहीं। जब एमवी जोइता तीसरे दिन भी टोकेलो नहीं पहुंची तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। तलाशी अभियान शुरू हुआ। विमान, जहाज, सब कुछ लगाया गया उस 270 मील के रास्ते को छान मारने के लिए, लेकिन एमवी जोइता का कोई निशान नहीं मिला। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और धीरे धीरे उम्मीद की रोशनी बुझने लगी। और फिर आया वो दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 5 नवंबर 1955 को, यानी जहाज के गायब होने के पूरे 5 हफ्ते बाद, एक व्यापारी जहाज के कप्तान की नजर कुछ ऐसे पर पड़ी जो उसे नहीं पड़नी चाहिए थी। फिजी के तट से करीब 600 मील दूर खुले समुद्र में एमवी जोइता एक तरफ बुरी तरह झुकी हुई तैर रही थी। जहाज आधा पानी में डूबा हुआ था, लेकिन डूब नहीं रहा था। और जब उस कप्तान ने जहाज पर चढ़कर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। 25 लोग जैसे हवा में घुल गए थे। न कोई लाश, न कोई निशान, न कोई चीख, न कोई आवाज। बस एक खाली जहाज जो चुपचाप उस विशाल समुद्र में तैर रहा था, जैसे खुद भी अपने मालिकों को ढूंढ रहा हो। लेकिन जो चीजें जहाज पर मिलीं, वो और भी ज्यादा रहस्यमयी थीं। जहाज का रेडियो डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पर सेट था, यानी किसी ने जानबूझकर उसे इमरजेंसी सिग्नल पर लगाया था। लेकिन उस सिग्नल ने किसी तक आवाज क्यों नहीं पहुंचाई? जहाज के सभी लाइफ बोट्स गायब थे, तीनों लाइफ राफ्ट्स गायब, जहाज का कंपस गायब। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उस कप्तान को अंदर तक हिला गई वो थी डॉक्टर का मेडिकल बैग, जो केबिन में खुला पड़ा था और उसके पास खून से सने हुए बैंडेजेस। किसी को चोट लगी थी, किसी का इलाज हो रहा था, लेकिन वो इंसान कहां गया?
अगर आप इस कहानी के रहस्य में डूब चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर उन 25 लोगों के साथ क्या हुआ था, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे छूटे नहीं, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। जांच शुरू हुई। अधिकारी जहाज पर चढ़े। हर कोने को खंगाला गया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे रहस्य और गहरा होता चला गया। सबसे पहली चीज जो जांचकर्ताओं ने नोट की वो थी जहाज की हालत। एमवी जॉयता एक तरफ करीब 35 डिग्री तक झुकी हुई थी। डेक पर पानी भरा हुआ था। इंजन रूम में भी पानी घुसाया था, लेकिन जहाज डूबा क्यों नहीं? यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। एमवी जॉयता के अंदर कॉर्क की परतें लगी हुई थीं, इतनी ज्यादा कि वो जहाज कभी डूब ही नहीं सकता था, चाहे उसमें कितना भी पानी क्यों न भर जाए। ये जहाज लिटरली अनसिंकेबल था, ठीक उसी तरह जैसे टाइटैनिक को कहा जाता था। लेकिन जॉयता के मामले में ये सच था। तो सोचिए, अगर जहाज डूब नहीं सकता था तो 25 लोगों ने उसे छोड़ा क्यों? ये वो सवाल है जो हर जांचकर्ता के दिमाग में घूम रहा था, और ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। जांच में एक और चीज सामने आई, जहाज के इंजन। एमवी जॉयता में 2 इंजन थे। जब जहाज मिला तो पाया गया कि एक इंजन पूरी तरह बंद था और उसकी पाइप फटी हुई थी। इसका मतलब यह था कि रवाना होने के कुछ ही घंटों बाद जहाज आधी ताकत पर चल रहा था। एक इंजन से वो जहाज बहुत धीमी गति से चल सकता था, लेकिन चल सकता था। तो क्या इंजन की खराबी ने ही सब कुछ बर्बाद किया? लेकिन रुकिए, सिर्फ इंजन खराब होने से 25 लोग जहाज नहीं छोड़ते, खासकर तब जब जहाज डूब ही नहीं सकता था। जांचकर्ताओं ने रेडियो की तरफ ध्यान दिया। रेडियो डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी 2182 किलोहर्ट्ज पर सेट था। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसे हर समुद्री जहाज और हर रेस्क्यू टीम सुनती है। लेकिन उस रेडियो से कोई सिग्नल क्यों नहीं गया? जब टेक्नीशियनों ने रेडियो को खोला तो पता चला कि उसकी वायरिंग गलत तरीके से जुड़ी हुई थी। रेडियो की रेंज सिर्फ 2 मील थी। 2 मील उस विशाल प्रशांत महासागर में, जहां 2 मील की दूरी पर कुछ भी नहीं था। किसी ने हेल्प मांगी थी, लेकिन उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए। अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ पानी, एक इंजन बंद, जहाज धीरे धीरे एक तरफ झुकता जा रहा है। रेडियो से कोई मदद नहीं आ रही। कप्तान मिलर क्या सोच रहे होंगे? क्या वो घबराए होंगे या उन्होंने शांत दिमाग से कोई फैसला लिया होगा? और वो 9 यात्री जिनमें एक डॉक्टर था, वो क्या महसूस कर रहे होंगे? लेकिन यहां एक और सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। जहाज पर खाने पीने का सामान था, जहाज पर पानी था, जहाज सुरक्षित था, तो क्या मजबूरी थी कि सभी लोगों ने उसे छोड़ दिया? कोई भी तजुर्बेकार नाविक ये जानता है कि समुद्र में एक डूबते हुए जहाज पर भी बने रहना एक छोटी लाइफ बोट में बैठकर खुले समुद्र में निकलने से ज्यादा सुरक्षित होता है। ये समुद्री नियम का पहला सबक है। तो फिर कैप्टन मिलर ने, जो एक अनुभवी नाविक था, ये गलती क्यों की? या फिर ये गलती नहीं थी, शायद उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जांच में जो सबसे रहस्यमयी सबूत मिला वो था वो खून से सना हुआ बैंडेज। डॉक्टर का बैग खुला था, दवाइयां बिखरी हुई थीं। साफ था कि किसी का इलाज हो रहा था, किसी को गंभीर चोट लगी थी। लेकिन किसे और कैसे? क्या जहाज पर कोई झगड़ा हुआ था? क्या कोई हादसा हुआ था? या फिर किसी बाहरी ताकत ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था? इस एक सबूत ने कई थियरीज को जन्म दिया और इन्हीं थियरीज के बारे में अब हम बात करते हैं। पहली थियरी, पायरेट्स यानी समुद्री डाकू। 1950 के दशक में प्रशांत महासागर में समुद्री डाकुओं की गतिविधियां कोई नई बात नहीं थी। कुछ जांचकर्ताओं का मानना था कि किसी समुद्री डाकू के गिरोह ने एमवी जॉयता पर हमला किया। जहाज पर सवार सरकारी अधिकारियों के पास सरकारी दस्तावेज और शायद पैसे भी थे। पायरेट्स ने सभी को बंधक बनाया, सामान लूटा और फिर सभी को ठिकाने लगा दिया। लेकिन इस थियरी में एक बड़ी खामी है। अगर पायरेट्स ने हमला किया था तो उन्होंने जहाज को क्यों छोड़ा? एक 69 फुट का जहाज खुद बेहद कीमती होता है। कोई भी समुद्री डाकू इसे यूं ही नहीं छोड़ता।
दूसरी थियरी, म्यूटिनी यानी विद्रोह। क्या चालक दल के कुछ सदस्यों ने कप्तान के खिलाफ बगावत की? क्या किसी पुराने झगड़े या रंजिश ने उस रात खूनी मोड़ लिया? खून से सने बैंडेजेस इस थियरी को थोड़ा बल देते हैं, लेकिन फिर भी अगर विद्रोह हुआ था तो बाकी लोग कहां गए और विद्रोह करने वाले खुद कहां गए? तीसरी थियरी, जापानीज फिशिंग बोट्स। कुछ लोगों का मानना था कि उस इलाके में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली जापानीज बोट्स थीं। हो सकता है कि किसी विवाद में एमवी जोईता के लोगों पर हमला हुआ हो, लेकिन यह थियरी भी कभी साबित नहीं हो सकी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। वो हिस्सा जो इन सभी थियरीज को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर देगा। चौथी थियरी, और ये थियरी बाकी सबसे ज्यादा डरावनी है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उस रात जहाज पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी एक इंसान की गलती का नतीजा था, और वो इंसान था खुद कैप्टन डस्टी मिलर। मिलर के बारे में जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि जहाज रवाना होने से पहले ही उसके इंजन में खराबी थी। ये खराबी मिलर को पता थी, फिर भी उन्होंने जहाज को समय पर रवाना किया। क्यों? क्योंकि जहाज पहले ही अपने तय समय से काफी देरी से चल रहा था। मूल रूप से एमवी जोईता को 2 अक्टूबर को रवाना होना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यह 3 अक्टूबर को निकला। मिलर पर प्रेशर था, यात्री इंतजार कर रहे थे, सरकारी अधिकारी सवार थे और मिलर ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। अधूरे जहाज को लेकर निकल पड़े। समुद्र ने यह जोखिम माफ नहीं किया। अब रिसर्चर्स की सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि रवाना होने के कुछ ही घंटों बाद उस फटी हुई पाइप से पानी जहाज के इंजन रूम में भरने लगा। एक इंजन बंद हो गया, जहाज की रफ्तार धीमी पड़ गई। धीरे धीरे जहाज एक तरफ झुकने लगा। मिलर ने रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो खराब वायरिंग वाला रेडियो बस 2 मील की रेंज में चीख रहा था और उस विशाल समुद्र में 2 मील की दूरी पर कोई नहीं था। रात का अंधेरा था, जहाज तेजी से झुक रहा था, यात्री घबरा रहे थे और तभी शायद कोई हादसा हुआ। कोई गिरा, किसी को चोट लगी। डॉक्टर ने अपना बैग खोला और इलाज शुरू किया, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। जहाज इतना झुक चुका था कि डेक पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। और तब मिलर ने शायद पैनिक में, शायद गलत जजमेंट में वो फैसला लिया जो उनकी और बाकी सबकी जान ले गया। उन्होंने जहाज छोड़ने का आदेश दिया। लाइफ बोट्स उतारी गईं, लाइफ राफ्ट्स खोले गए। 25 लोग उस अंधेरी रात में उस विशाल समुद्र के बीच छोटी छोटी नावों में बैठ गए। और फिर जो हुआ वो शायद इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना है। प्रशांत महासागर की लहरें रात में बेरहम हो जाती हैं। धाराएं इतनी तेज होती हैं कि एक छोटी लाइफ बोट को मिनटों में मीलों दूर ले जा सकती हैं, और एक बार अगर वो लहरों की गिरफ्त में आ गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 25 लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर गए, रात के अंधेरे में बेसहारा। और एमवी जोईता, वो जहाज जिसे वो छोड़ गए थे, वो डूबा नहीं, वो तैरता रहा, अकेला, खाली, जैसे किसी ने उसे उसके मालिकों की याद दिलाने के लिए वहां खड़ा कर दिया हो। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर यही हुआ था तो उन 25 लोगों में से एक भी क्यों नहीं बचा। प्रशांत महासागर में उस इलाके में कई द्वीप हैं, कई शिपिंग रूट्स हैं। अगर कोई एक भी लाइफ बोट किसी द्वीप तक पहुंची होती तो कोई ना कोई बचता, कोई ना कोई गवाही देता। लेकिन 5 हफ्ते में और उसके बाद के 7 दशकों में एक भी इंसान नहीं मिला, एक भी लाश नहीं मिली, एक भी लाइफ बोट का टुकड़ा नहीं मिला। ये क्यों? इसका जवाब शायद उन धाराओं में छुपा है जो उस रात चल रही थीं। रिसर्चर्स ने बाद में कैलकुलेट किया कि उस रात प्रशांत महासागर में जो करंट्स थीं, वो इतनी तेज और इतनी गहरी थीं कि किसी भी छोटी नाव को वो घंटों में समुद्र की गहराइयों में समेट सकती थीं। शायद उन 25 लोगों को लहरों ने निगल लिया। शायद वो भूख और प्यास से तड़पते हुए एक एक करके
उस समुद्र में समा गए और उनकी आखिरी सांस का गवाह सिर्फ वो अंधेरा था जो आज भी उस समुद्र पर छाया रहता है। लेकिन रुकिए, क्या यह पूरी सच्चाई है? कुछ रिसर्चर्स इस थियरी से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि कैप्टन मिलर जैसा अनुभवी नाविक ये गलती नहीं कर सकता था। वो जानता था कि जहाज डूब नहीं सकता। वो जानता था कि खुले समुद्र में लाइफ बोट पर निकलना आत्महत्या के बराबर है। तो क्या मिलर ने सच में यह फैसला लिया था या फिर किसी और ने उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया? और यहीं पर एक और चौंकाने वाला सवाल उठता है। जहाज पर जो सामान बचा था उसमें से कुछ चीजें गायब थीं जो नॉर्मली गायब नहीं होनी चाहिए थीं। नेविगेशन चार्ट्स गायब, शिप्स लॉग गायब, वो दस्तावेज जो बताते कि जहाज किस रास्ते से जा रहा था, किसने क्या लिया, कब क्या हुआ, सब गायब। क्या यह समुद्र का काम था या किसी इंसान ने जानबूझकर सबूत मिटाए? जांच अधिकारी डॉक्टर GEH बैरकलॉग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस मामले में इतने सारे अनसवर्ड क्वेश्चंस हैं कि किसी एक थ्योरी को सच मानना संभव नहीं है। उन्होंने माना कि जहाज में पानी भरना और इंजन की खराबी एक बड़ी वजह थी, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। पूरी सच्चाई वो कहीं उस गहरे समुद्र में दफन है और 7 दशक बाद भी वो सच्चाई बाहर नहीं आई। MV जोईता की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है। ये उन 25 इंसानों की कहानी है जो एक सुबह अपने घरों से निकले थे, जिन्होंने अपने परिवारों को अलविदा कहा था, जो सोच रहे थे कि 2 दिन बाद वो अपनी मंजिल पर होंगे। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि वो आखिरी बार समुद्र देख रहे हैं। उनमें से किसी को नहीं पता था कि उनकी कहानी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगी। आज भी जब कोई रिसर्चर इस केस को खोलता है तो उसे वही खाली पेजेस मिलती हैं, वही अनुत्तरित सवाल, वही गहरी खामोशी और वही एक जहाज जो डूब नहीं सकता था, लेकिन जिसने अपने सीने में एक ऐसा राज छुपा लिया जो शायद कभी बाहर नहीं आएगा। MV जोईता आज भी प्रशांत महासागर के उस अंधेरे में तैर रही है, कम से कम हमारी कल्पनाओं में, और उसकी लहरें आज भी वही सवाल पूछती हैं जो 1955 में पूछी थीं। वो 25 लोग गए कहां? अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। और सुनिए, अगर आपको लगा कि MV जोईता की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी तो आप तैयार रहिए, क्योंकि बहुत जल्द हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आने वाले हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा डरावनी और कहीं ज्यादा अनसुलझी है। एक ऐसी घटना जो सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि हमारी इस धरती पर हुई और जिसके बारे में आज भी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उस वीडियो को मिस मत करना, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। MV जोईता का राज समुद्र की गहराइयों में दफन है, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो जितने गहरे दफन होते हैं उतना ही ज्यादा हमें अपनी तरफ खींचते हैं।